नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं भारत में नए नए राज्यों का उदय, यानी कि भारत में जिस तरह से फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, तो उस समय भारत में हम लोग नए नए राज्य का उदय देखने को मिलता है। जैसे कि बंगाल हो, अवध हो, हैदराबाद हो, हैदराबाद के निजाम, या फिर मराठा राज्य हो, मैसूर राज्य हो। तो ये सब जो राज्य हैं भारत में उभर कर सामने आते हैं तथा इनको ब्रिटिश के साथ संघर्ष करने को मिलता है। तो हम लोग पिछले क्लास में मराठा राज्य के बारे में जानकारी लिए थे, मराठा राज्य को पढ़े थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम सिंध राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सिंध राज्य का और ब्रिटिश का संघर्ष। देखिए, बेसिकली सिंध राज्य का क्या हुआ कि सिंध राज्य के जो अमीर का उदय होता है, तो मुख्य रूप से हम लोग अमीर और अंग्रेजों का संघर्ष देखने को मिलता है कि ये जो ब्रिटिश है, ये जो अंग्रेज है, अमीरों के साथ किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, किस तरह की संधियां करते हैं तथा कौन कौन से काम किया जाता है ब्रिटिश के द्वारा या फिर अमीर के द्वारा। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम सिंध राज्य में। तो सिंध राज्य को देखिए, सिंध राज्य में ब्रिटिश को व्यापार करने की अनुमति जो है 1630 में ही मिल गई थी। यह जो मुगल फरमान जारी किया गया था 1630 में, मुगल फरमान जारी के द्वारा ब्रिटिश कंपनी जो है सिंध में अपना व्यापार कर सकती थी, छूट मिल गई थी और साथ साथ कुछ सुविधा भी प्रदान की थी कि अब जब सिंध में आप अपना कंपनी खोल सकते हैं तो कुछ सुविधा भी दी जाएगी। तो सुविधा देते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें जब 1630 में यह छूट दी गई तो उस समय इनकी रुचि नहीं थी। इनकी जो रुचि बनी 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बनी। ठीक है, तो ये तो बात हुआ सिंध राज्य तथा कंपनी का जो कंपनी का व्यापारियों का छूट तथा वो सुविधा के बाद। अब बात करते हैं हम मुख्य रूप से सिंध राज्य का उदय। अगर सिंध राज्य के उदय की बात करें तो सिंध में कलौर के साथ सरदार कौन? राजकुमार शाह। राजकुमार गुलाम शाह। देखिए, सिंध के कलौर क्षेत्र से एक सरदार है जिनका नाम क्या है? राजकुमार गुलाम शाह। और यह राजकुमार गुलाम शाह जो है ब्रिटिश को 1758 में एक कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए अनुमति दे दी। यानी कि आप सिंध में एक कंपनी की एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कंपनी की स्थापना। ठीक है, इतना ही नहीं, कंपनी के स्थापना के साथ साथ इन्होंने अपने दरबार में ब्रिटिश अधिकारी को भी, ब्रिटिश रेजिमेंट को भी अनुमति दे दी कि दरबार में एक ब्रिटिश अधिकारी भी आ सकते हैं। और इन्हीं सब छूट की वजह से यह स्थापना की छूट मिली है, ब्रिटिश अधिकारी दरबार में बैठने लगे, तो इनका फायदा उठाकर ब्रिटिश जो है खूब 1775 तक व्यापार किए, खूब अच्छे से, मतलब कि अपने राजस्व को बढ़ाया। लेकिन सिंध में और जब राजकुमार गुलाम शाह, ये जो राजकुमार गुलाम शाह, जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद शासक बनते हैं सरफराज खान। ठीक है, जब ये सरफराज खान शासक बनते हैं, वहां का सरदार बनते हैं, तो ब्रिटिश का और सरफराज खान का जो संबंध है वो आपस में तिलमिला जाता है, बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो ये सरफराज खान और ब्रिटिश के साथ अनबन हो जाता है और ये जो है कंपनी को एस्टैब्लिश करने से मना कर देते हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि ब्रिटिश जो है सिंध में अपना व्यापार नहीं करे। ठीक है, तो सरफराज खान के यहाँ से और सरफराज खान से और ब्रिटिश का जो है संबंध आपस में खराब होने लगता है। हम बात करेंगे मुख्य रूप से सिंध में अमीरों का उदय। अमीर किस तरह से सिंध राज्य में अपना वर्चस्व करते हैं, वहां पर अपना किस तरह से सिंध का नेतृत्व करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अमीर के बारे में देखिए, हम बात करें अमीर का उदय, यानी कि सिंध के जो पहाड़ी इलाका है,
सिंध के पहाड़ी इलाका में एक तामलुक नाम की जनजाति, ठीक है, ओ सॉरी, अगर हम बात करें अमीर का उदय का, तो सिंध में बलूच जनजाति, सिंध के पहाड़ी इलाकों में बलूच जनजाति का निवास होता था। यानी कि यह जो बलूच जनजाति है, ये रहने और खाने पीने में भी अच्छे थे, और साथ साथ हम लोग लिख सकते हैं कि यह सैन्य के मामले में भी सुदृढ़ है। सैन्य मामले में भी यह सुदृढ़ थे, यानी कि अगर कहा जाए तो यह सैन्य के रूप से भी यह एक्टिव रहते थे। लेकिन जब ये बलूच जनजाति है, जब ये बलूच जनजाति 1700 के आसपास, सॉरी 1780, जब ये बलूच जनजाति है 1780 के आसपास सिंध के सतही मैदान में आ जाता है, सतही इलाकों में आ जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं। लेकिन यह बलूच जनजाति के ही एक 1783 में मीर फतेह अली खान, तक मीर फतेह अली खान, जो कि यह बलूच जनजाति से है, यह 1783 तक पूरे सिंध का नेतृत्व करने लगते हैं। मीर फतेह अली खान बलूच जनजाति, ठीक है, 1783 तक मीर फतेह अली खान के द्वारा सिंध का नेतृत्व किया जाने लगता है। ठीक है, अब देखिए ये जो मीर फतेह अली खान वहाँ का सरदार बनते हैं, तो यह सरदार जो बनते हैं तो इन सिंध के जो लोग हैं इनको सरदार के साथ साथ अपना सिंध का नेतृत्व करने के लिए भी बोलते हैं। तो यही मीर फतेह अली खान जो है चार मित्र के नाम से जाना जाता है। चार मित्र के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका चार भाई थे। जब मीर फतेह अली खान के जब चार भाई हुए तो ये चार भाई आपस में मिलकर सिंध का मतलब कि साथ मिलकर सिंध का जो भी राज्य था राज्य का बढ़ावा कराते। लेकिन जब मीर फतेह अली खान की जब मृत्यु हो जाती है, इनकी जब मृत्यु हो जाती है 1800 में, तो ये जो चार भाई हैं, चार ये जो बंधु है आपस अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ का नए अमीर के रूप में उभरकर आते हैं और वहाँ का मतलब अपने आप को अमीर को घोषित कर लेते हैं। तो यही जो चार भाई है अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं, अपने क्षेत्र को विस्तार करते हैं, जिसमें आपका अमरकोट के राजा जोधपुर से लेकर के कराची वाला एरिया को भी बढ़ाते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि सैकरपुर भी बढ़ाते हैं, सैकरपुर और बक्का, ये जो इलाका है चार भाई मिलकर इन सभी क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, यहाँ तक अपने राज्य को फैलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है अमीरों का उदय। अब हम बात करेंगे मुख्य रूप से कि संघर्ष, यानी कि अमीर और जब ये अमीर सिंध में उभर कर आते हैं तो ब्रिटिश के साथ किस तरह से संघर्ष करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। अगर हम सिंध के अमीर और अंग्रेजों की बात करें संबंध के, तो सबसे पहले खराब होने का सबसे पहले रीजन ये है कि विदेशी आक्रमण का भय था। और विदेशी आक्रमण में कौन थे? विदेशी आक्रमण का भय में आपका टीपू सुल्तान और प्लस नेपोलियन, ये जो विदेशी आक्रमण का भय का कारण बना। ठीक है, टीपू सुल्तान और नेपोलियन का जो था विदेशी आक्रमण करने का ये प्लान था। उसी प्लान के जरिए भारत का गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। अब ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये चाहते हैं कि भारत में सिंध के साथ हमारा व्यापार अच्छा हो जाए, उसको स्थापित करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली योजना बनाते हैं, लेकिन ये योजना सफल नहीं होती है। इसी में क्या होता है कि ये
लाट विलेजरी चाहते हैं कि सिंध के अन्य राजा है जो कि अलग अलग क्षेत्र के जो राजा है उसके साथ संबंध स्थापित किया जाए, लेकिन यह पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए यहाँ का जो सरदार है, सिंध के सरदार जो है, सिंध में स्थित जो वहाँ का अस्थायी व्यापारी है, तो अस्थायी व्यापारी के तिस्या के कारण, ठीक है, और यह जो विदेशी आक्रमण हो रहा है टीपू सुल्तान और नेपोलियन का भय के कारण सरदार जो है यह कंपनी को मना कर देती है, ठीक है, कंपनी को मना कर देते हैं कि यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी व्यापार नहीं करेगी और वहाँ सिंध से अपने कंपनी को खाली करने के लिए अनुमति दे देती है। तो फाइनली ये जो लॉर्ड वेलेस्ली है 10 दिन के भीतर ये अपमान सहकर व्यापार करने के स्वीकार कर देते हैं और यहाँ से खाली कर देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद एक और घटना होती है जो कि होती है अब शाश्वत की संधि। अब ये शाश्वत की संधि क्या है देखिए, अब शाश्वत की संधि में हम लोग देखेंगे तो पहले देखेंगे कि जो कि जब विदेशी आक्रमण का भय बना है इसमें एक होती है तिलमिस, क्या होता है तिलसित संधि। अब ये जो तिलसित संधि क्या है, यह तिलसित संधि जो है आपका 1807 में होती है और यही तिलसित संधि जो है विदेशी आक्रमण का एक प्लानिंग का हिस्सा है तिलसित संधि, जो कि इसमें नेपोलियन के साथ साथ कौन आ जाता है, अलेक्जेंडर। नेपोलियन के साथ कौन आ जाता है, अलेक्जेंडर। और इसको काउंटर करने के लिए विदेशी गवर्नर कौन है, लॉर्ड मिंटो रहते हैं अभी। अब ये जो लॉर्ड मिंटो है इसको काउंटर करने के लिए और सिंध में अपने व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए यह एक योजना बनाते हैं, यानी कि प्लान करते हैं। और प्लान में ये होता है कि यह अपने नेतृत्व में अपने अधिकारी को सिंध के अन्य राजाओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए भेजते हैं। अब देखिए ये जो लॉर्ड मिंटो है अपने अधिकारी को भेजते हैं, ठीक है, जिसमें आपका लाहौर, तेहरान, काबुल तथा सिंध, जो कि खुद लॉर्ड मिंटो जाते हैं। और यहाँ पे लाहौर में जो शासक है, तेहरान और काबुल, ये जो यहाँ का शासक है, सरदार है, उनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। और लॉर्ड मिंटो जो है स्वयं सिंध जाते हैं और संबंध में ये होता है कि यह शांति सुरक्षा की संधि होगी जिसमें फ्रांसीसी को सिंध से बाहर निकालने के लिए प्रयास किया जाएगा, प्लस ये जो विदेशी आक्रमण का भय है इसको काउंटर करने के लिए यह संधि की जा रही है। और साथ साथ यह भी रखा गया है कि अपने अपने दरबार में एक अधिकारी भेजा जाए, ठीक है। अब देखेंगे तो फाइनली एक 1832 में संधि होती है, ठीक है। अब ये फाइनली देखेंगे तो 1832 में संधि। अब इस संधि में क्या क्या होता है, इस संधि में ब्रिटिश और सिंध के अमीरों के साथ संधि कर लेते हैं, जिसमें होता है कि पहले नंबर तो एक दूसरे के दरबार में अधिकारी रखे जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि जब व्यापार करने की छूट जब मिल गई है, कंपनी जो व्यापार कर सकते हैं, तो इसमें क्या है कि सिंध जो है निःशुल्क आने जाने की छूट, कि सिंध में वो जो है आ जा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, टोल टैक्स, यानी कि जब व्यापार होगा तो उसमें टोल टैक्स की अनुमति नहीं रहेगी, ठीक है। और चौथा क्या है, चौथा यह है कि जब सिंध के अमीर जो है, सिंध के जो सरदार बने हैं, जो अमीर बने हैं, वो जोधपुर के राजा के साथ मिलकर काम करेंगे। जोधपुर के शासक के साथ मिलकर रहेंगे, क्योंकि जोधपुर वाले इलाके में
डकैती वकैती का जो रीजन था उसके कारण जोधपुर के जो शासक है उसको काउंटर करने के लिए अच्छे साबित हो रहे थे। ये जो 1835 की संधि में ये सब प्रस्ताव रखे गए थे और ये संधि हुई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे देखिए अब हम बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड और ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज का संबंध, अभी सॉरी लॉर्ड ऑकलैंड और आमिर का संबंध किस तरह से हुआ और ये कौन कौन से काम किए। तो क्या हुआ कि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, अब यह गवर्नर बने और उसके बाद अपने व्यापार को अच्छे से संबंध स्थापित करने के लिए इन्होंने सिंध पर नजर डाली। तो इन्होंने ये योजना, एक योजना बनाई और योजना में ये बताया गया कि विदेशी आक्रमण यानी कि जो रूसी क्रांति हो रही है तो रूसी आक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले इन्होंने सिंध पर नजर डाली। अब ये जो रूसी आक्रमण हो रहा है तो रूसी आक्रमण को काउंटर करने के लिए पंजाब के राजा रणजीत सिंह, पंजाब के राजा कौन है? रणजीत सिंह। तो ये जो रणजीत सिंह है यह रूसी आक्रमण को आराम से काउंटर कर सकते थे। इनके पास काफी मात्रा में सेना है और वही सिंध के जो अमीर हैं इनके पास नहीं है, सिंध के पास नहीं है। तो यह जो योजना है ये सबसे पहले सिंध में रखी गई थी और सिंध में रखने के बाद ये जो सिंध के अमीर है इन्होंने स्टार्टिंग में मना कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जब इन्हीं अमीरों को बाद में ये पता चला कि इसका प्रयोग पंजाब के राजा ये जो रणजीत सिंह है यह इसका प्रयोग कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं अंग्रेजों का, तो अमीर का भी विचार बदल गया और 1838 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, अंग्रेजों के साथ संधि कर ली, जो कि अब यह लॉर्ड ऑकलैंड और अन्य जो है आपस में संधि कर लिए ताकि यह रूसी आक्रमण को बचा लिया जाए। ठीक है, इसी बीच मतलब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नर यानी कि ब्रिटिश में और अमीरों के बीच एक संधि होती है जिसे हम त्रिपक्षीय संधि कहते हैं। अब ये जो त्रिपक्षीय संधि क्या है, इस त्रिपक्षीय संधि में ये होता है कि जब ब्रिटिश अधिकारी जो है ये जो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हस्तक्षेप किया जाए, हस्तक्षेप करने के मामले में यह रणजीत सिंह को त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नर जो मनवाने के लिए बहुत कोशिश की और ये रणजीत सिंह को विवश होकर ये करना पड़ा। और ये जो त्रिपक्षीय संधि है तो इस त्रिपक्षीय संधि में ये बताया गया कि जब अमीर और रणजीत सिंह के साथ जब भी कोई वाद विवाद होगा तो उसमें क्या होगा, अंग्रेजों का हस्तक्षेप होगा, यानी कि अंग्रेज जो है अपना मत देंगे और ये जो मत होगा वो उसको मानने के लिए बाध्य किया गया रणजीत सिंह को। तो ये हो गया त्रिपक्षीय संधि के तहत जो कि लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो कि काफी अधिक देखा जाए तो काफी तो लॉर्ड ऑकलैंड है जो कि रणजीत सिंह को दबाव दिया गया त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए और इस तरह से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, और लॉर्ड ऑकलैंड जब ये त्रिपक्षीय संधि हो गया तो अब फाइनली देखेंगे तो सहायक संधि जो है पेश किया जाता है यह 1839 में, और यह 1839 में पेश किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सिंध के जो अमीर हैं इस सहायक संधि को स्वीकार कर देते हैं और इसी सहायक संधि में आपका बक्कर और शौकतपुर जैसे जो क्षेत्र है अंग्रेजों को दे दिया जाता है और इसी बक्कर और शौकतपुर क्षेत्र में अंग्रेजी सेना जो है स्थापित हो जाती है, यानी कि यहाँ पर एक ब्रिटिश सेना जो है रहने लगती है। और इन ब्रिटिश सेना को देखभाल करने के लिए रख रखाव के लिए 3 लाख रुपए का कर लगाया गया है।
कि यानी कि ये जो सिंध सिंध प्रांत है 3 लाख रुपए ये जो ब्रिटिश सैनिक है इनको देखभाल करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है सहायक संधि लाती है, सहायक संधि आउटलैंड के द्वारा लाया जाता है।